हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स में। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हमने फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा था, क्या? प्रकाश का परावर्तन। उसी में आगे नेक्स्ट चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? देखो, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रकाश का परावर्तन, यानी कोई भी प्रकाश किसी भी दर्पण से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती थी, तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते थे। प्रकाश का परावर्तन। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या होता है? देखो, जब किसी माध्यम में प्रकाश गुजरता है तो वो क्या होता है, अगर समान माध्यम है, एक ही माध्यम है, तो वो सीधी निकल जाती है। बट अगर उसका माध्यम दो भिन्न माध्यमों में से जाएगा प्रकाश, तो क्या हो जाएगा? अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। मतलब कि अगर किन्हीं दो माध्यमों से गुजरने वाला प्रकाश अपने मार्ग से हटेगा, या अभिलंब की ओर झुकेगा, या दूर हटेगा, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, यानी जो प्रकाश है उसका अपवर्तन हो गया। तो मान लो दो माध्यम हमने कोई भी मान लिया, जैसे ये हो गया तुम्हारा वायु, ये वायु हो गया, ठीक है। और ये सघन माध्यम, इसे हम क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। और ये हमारा कांच एक सघन माध्यम है, सघन। ठीक, दिख रहा है सभी? तो जब हम कोई भी प्रकाश यहाँ से ऐसे आएगा, तो जब कोई भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो ये सीधे न जाकर अभिलंब की ओर यूं झुक जाता है, ठीक है। अभिलंब की ओर यूं झुक जाएगा। वही अगर इसका उल्टा कर दें, ठीक, इसको मान लें हम कांच, ये सघन माध्यम, और ये विरल माध्यम वायु। तो जब इससे कोई प्रकाश गुजरेगा, तो ये यहाँ से गुजरने वाला प्रकाश अभिलंब से दूर हटेगा। ये जो हमारा क्या हो गया? ये हमारा अभिलंब। ये इसका नाम दे देते हैं अभिलंब, ठीक। ये हमारी किरण कौन सी होगी? ये आपतित किरण होगी, और ये अपवर्तित किरण, ठीक। ये हमारी ये आपतित किरण, वो परावर्तन में क्या होता है? परावर्तित, और इसमें अपवर्तित किरण, ठीक। ये हमारा आपतन कोण हो जाएगा। इसे आई से नोट करते हैं, इसे हम बोलेंगे क्या? ये हमारा आपतन कोण। और ये अपवर्तन कोण। कौन सा कोण? अपवर्तन कोण, ठीक है। समझ में आया? ये रेखा जो होगी, ये इसे हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण, और ये अपवर्तित किरण, ठीक। इनके बीच में ये जो कोण होता है, इसे आपतन कोण कहते हैं, इसे अपवर्तन कोण कहेंगे, ठीक। तो हमने क्या बताया? जब कोई भी प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी, और वहीं अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है। यही हम क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन हो गया, ठीक है। अब माध्यम में अलग ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि विभिन्न माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग होती है। जैसे वायु में प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहीं अगर हम कांच की बात करें, तो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतना समझ में? नेक्स्ट क्या है? अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम
कि पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, फिर से सुने, पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट नियम हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड नियम क्या कहता है कि किसी माध्यम में एक ही रंग के प्रकाश के लिए, ठीक है, किसी माध्यम में एक ही रंग के किसी प्रकाश के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण, ठीक है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। दूसरा नियम क्या कहता है, किसी भी माध्यम में एक ही रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, क्या कहेंगे, स्नेल का नियम। तो फिर से सुन ले, इसके स्नेल का नियम क्या होता है, जो आपतन कोण की ज्या किसी माध्यम में एक ही रंग के प्रकाश के लिए उसके अपवर्तन कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। इसे ही हम क्या कहेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर। तो इसे स्नेल का नियम कहेंगे। इसके बाद हमारा क्या आता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखो, दो प्रकार अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, दो, निरपेक्ष और सापेक्ष। ठीक, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। ठीक है, और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जैसे वायु के मतलब अगर हम वायु के अलावा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश जब भेजते हैं तो उसमें जो किसी अन्य माध्यम में जो उसका अपवर्तन कोण और आपतन कोण का ज्या क्या होता है, उसके किसी एक माध्यम से, जैसे मान लो ANG, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जब हम किसी प्रकाश को, मान लो कि वायु में अगर कोई प्रकाश भेज रहे हैं तो उसका अपवर्तन कोण I तथा किसी अन्य माध्यम में अपवर्तन कोण R, ठीक है, के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब किसी अन्य माध्यम में, यानी वायु के अलावा कोई अन्य माध्यम है, तो एक माध्यम दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसी तरह अगर हम जल का भी कहेंगे तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, तो प्रकाश का अपवर्तन के बाद उस अपवर्तन के कुछ उदाहरण, जैसे किसी भी पानी में डूबी हुई जो छड़ है वो टूटी हुई नजर आती है, तारों का टिमटिमाना, ये इनके दैनिक उदाहरण है। जैसे तुम्हारा क्या, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय जो सूर्य है वो
सबसे निकट दिखाई देना, ये सब अपवर्तन के दैनिक उदाहरण हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। तो दो गोलों को मिलाकर क्या बनाया गया, लेंस, दो गोलों को काट कर लेंस बनाया गया है। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, इसे हम क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है, अब ये हमारा उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस। ठीक है, अब ये इन्हीं से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो बिंदु होता है इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, यानी क्या होता है, जब हम कोई लेंस पे प्रकाश डालेंगे तो जो प्रकाश हमारे जिस बिंदु से होकर जाएगा, लेंस के जिस बिंदु से होकर जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी किरण अपवर्तन के पश्चात, कोई भी किरण जब लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ये तो पता ही है आपको, ये जो लाइन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, अपवर्तन में हमने बताया था, यानी जो हमारी वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो फोकस हमारा क्या आ जाएगा कि कोई भी किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। ठीक है, और ये हमने क्या दो गोलों को काट के बनाया था, तो इसके उन गोलों का जो केंद्र होता है उसे ही हम प्रकाशिक केंद्र, वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। और किसी लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के जिस बिंदु से होकर कोई किरण जाती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। अब प्रकाशिक मुख्य फोकस दूरी क्या हो गई, यानी फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी, यानी प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। ठीक है, अब लेंस में हम इसको C ना लिख के 2F लिखते हैं, 2F लिख सकते हैं ना भाई। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो हमारी फोकस दूरी के 2 गुने होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे अगर F1 तो ये 2F1 और ये F2 2F2। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम इसमें क्या जानेंगे, हाँ, प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब बनने की शर्तें। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, मान लो इसी में हम तुमको बता दे रहे हैं, ये तो पता ही चल गया होगा। ठीक है, तो मान लो कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, ठीक है, 2F पे रखी है, तो ये ऐसे यहाँ से ये चल के ये अपवर्तन के पश्चात ये F से निकल जाएगी, यानी F से। ठीक, उसके बाद ये ऐसे जाएगी, ऐसे प्रकाशिक केंद्र से होकर यूँ चली जाएगी, तो हमारी जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2F पे ही बनेगा। ठीक है, यहाँ से यूँ जाएगी, ये निकल जाएगी, तो ये ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे ये दोनों काटेंगे तो ये इसका उल्टा इमेज बन जाएगा। सिंपल है ना। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, बस U, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, V। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की इसे हम कहेंगे वस्तु की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, तो सिंपल से शब्दों में
u कॉमा v कॉमा f में संबंध क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, वहां प्लस होता था, यहाँ पे u माइनस में होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो किस में होती है, माइनस में होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी, फोकस किस में होती है, माइनस, और उत्तल लेंस फोकस दूरी किस में होती है, पॉजिटिव में। ठीक है, समझ गए। अब इसके आवर्धन क्षमता, इसमें भी वही आवर्धन क्षमता, वही सूत्र होता है आवर्धन क्षमता का सूत्र, -v/u या और -i/o। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्षमता। क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता, पावर। इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f मीटर। ठीक है, या इसका मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। इसका मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। तो किसी लेंस की पावर या क्षमता क्या होती है, यानी पावर क्या होती है, यानी कोई भी लेंस किसी भी किरण को अपसरित या अपसारित, अभिसरित करने, यानी उसको फैला रहे हैं या उसको एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, तो अभिसरित या अपसारित करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता कहेंगे। ठीक है, कहता P इज इक्वल टू 1/f मीटर या डायोप्टर। इसे हम 100/f भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर हुआ समाप्त। ठीक है, इसके जो न्यूमेरिकल हैं और इसके जो विभिन्न जो इमेजेस हैं उन्हें आप बनाना सीखिएगा। ठीक है, नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतने रखते हैं।